शुरू करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जहां पर्यावरणीय दावे सत्य और सार्थक दोनों हों। ये दिशा निर्देश ग्रीन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए तैयार किए गए हैं। ऐसे विज्ञापन न केवल नेक नियति वाले उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय प्रयासों से भी ध्यान हटाते हैं। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो दिशा निर्देश किस या किन पर लागू होंगे? तो ये सभी पर्यावरणीय दावों पर लागू होंगे। पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताएं। पर्याप्त, सटीक और सुलभ प्रमाण के बिना इको फ्रेंडली, ग्रीन, सस्टेनेबल जैसे सामान्य पदों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसमें ऐसे दावों को समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और डेटा पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना भी शामिल है। तृतीय पक्ष प्रमाणन। खाद बनाने योग्य यानी कंपोस्टेबल, निम्नीकरण योग्य, डिग्रेडेबल, पुनःचक्रण योग्य, रिसाइक्लेबल, क्लाइमेट पॉजिटिव जैसे दावों के बारे में प्रकटीकरण का समर्थन करने के लिए वैधानिक या स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापन किया जाएगा। आकांक्षी या भविष्योन्मुखी दावे। ऐसे दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट और कार्यवाही योग्य योजनाएं विकसित की गई हों तथा जिनमें बताया गया हो कि संबंधित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ग्रीन वॉशिंग के विषय में देखते हैं। तो ये प्रचार का एक तरीका है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों को पर्यावरणीय या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक, अनुकूल अथवा पर्यावरणीय या सामाजिक क्षति से बचाने वाले के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसकी विपरीत होती है। ग्रीन वॉशिंग का अर्थ उत्पादों, सेवाओं को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनकी मार्केटिंग करना है, जबकि वास्तव में वे हरित गतिविधियों, परियोजनाओं के रूप में परिभाषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें ऐसे प्रतीकों या इमेजरी का उपयोग भी शामिल है जो हानिकारक पहलुओं को कम करके या छिपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलू पर बल देते हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी 24 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिंपोजियम GSS 24 नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित की गई है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इसकी मेजबानी की थी। GSS 24 की थीम थी चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में की गई थी। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। अब देखते हैं GSS 24 के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। आम सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। तो इसमें देखते हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच मानकीकरण संबंधी अंतराल को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासों का आह्वान किया गया। यह कार्य ITU की ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से किया जाएगा। उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। विकासशील देशों को डिजिटल नवाचार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए मानक विकास संगठनों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की गई है। और परिवर्तनों को उत्प्रेरित करने वाला हाई लेवल सेगमेंट। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के प्रभाव को मान्यता दी गई। साथ ही डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में AI सहित उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व को रेखांकित किया गया है। मानक और सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास को सक्षम करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत महत्व को रेखांकित किया गया। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड्स फॉर SDGs अभियान। स्मार्ट शहरों के रूप में उपलब्धि। तो शहरों में संधारणीय पहलों को मान्यता दी गई है और यूनाइटेड फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज U4SSC पहल के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया। U4SSC को ITU, यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग UNECE और UN हैबिटेट के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में शहरों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का महत्व। तो पहला है वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना, दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करना। ठीक है, ये हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का महत्व। अब बात करते हैं RBI के गवर्नर के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में AI पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है।
आरबीआई गवर्नर ने यह चिंता आरबीआई द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 90वें उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग से कुछ प्रौद्योगिकी प्रदाता बाजार पर हावी हो सकते हैं, इससे प्रणालीगत सुभेद्यता पैदा हो सकती है। वर्तमान में वित्तीय प्रणाली में निम्नलिखित में एआई का उपयोग किया जा रहा है: एल्गोरिथमिक और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में, क्रेडिट स्कोरिंग और अप्रूवल्स में, चैटबॉट जैसे साधनों के माध्यम से ग्राहक सेवाओं में, और जोखिम प्रबंधन के लिए बाजार प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान संबंधी विश्लेषण में। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए एआई द्वारा उत्पन्न जोखिम, संकेंद्रण का जोखिम। यदि कोई वित्तीय संस्थान व्यापार या जोखिम मूल्यांकन के लिए एक समान एआई मॉडल्स का उपयोग करता है, तो इन एआई मॉडल्स में किसी प्रकार की विफलता या त्रुटि का वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्यापक दुष्प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए एआई ट्रेडिंग सिस्टम गिरावट के दौरान बड़े पैमाने पर बिग वाल यानी सेल ऑफ को सक्रिय करके बाजार की अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह: एआई सिस्टम को पहले से मौजूद डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, इससे रैंक प्रदान करने में भेदभावपूर्ण पहलू देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई द्वारा संचालित ऋण स्वीकृति प्रणाली अनजाने में किसी निर्धारित आबादी समूह को ऋण देने से मना कर सकती है। देखते हैं डेटा सुरक्षा और निजता। तो डेटा का उल्लंघन या दुरुपयोग पहचान की चोरी, धोखाधड़ी तथा संस्थानों एवं ग्राहकों दोनों के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। अन्य ब्लैक बॉक्स संबंधी समस्या और एआई हेलुसिनेशंस जैसे मुद्दे एआई तकनीक की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। एआई हेलुसिनेशन तब होता है जब एआई सिस्टम गलत या भ्रामक जानकारी उत्पन्न करता है। इन जोखिमों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय देखते हैं। एआई का व्यापक विनियमन। इसके लिए शोधकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ सभी उद्योग मिलकर सहयोग कर सकते हैं। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के 2023 के एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट जैसे वैश्विक सर्वोत्तम उपायों से सीखना चाहिए। रक्षा क्षमताओं को बेहतर करना। एआई मॉडल के विकास के प्रत्येक चरण में मजबूत सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इससे एआई सिस्टम के मामले में मूलभूत अखंडता सुनिश्चित होगी। और सीखना और अनुकूलन। तो साइबर खतरों के संकेत देने वाले पैटर्न और विसंगतियों को उजागर करने के लिए रियल टाइम में विशाल डेटा सेट के विश्लेषण के माध्यम से खतरे का पता लगाना चाहिए। देखते हैं अपनी अगली खबर, जो है पर्यावरणीय थिंक टैंक आई फॉरेस्ट द्वारा जस्ट ट्रांजेक्शन जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई। इस थिंक टैंक ने कोयले पर निर्भर जिलों यानी कौन कौन से हैं, कोरबा, अंगुल, बोकारो और रामगढ़ में प्राथमिक अध्ययन किए हैं। इसका उद्देश्य जस्ट ट्रांजेक्शन की लागत से जुड़े घटकों, कारकों को समझना एवं उनकी गणना करना है। इस अध्ययन में जस्ट एनर्जी ट्रांजैक्शन को एक विकासात्मक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करते हुए प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के हितों की रक्षा करते हुए तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाते हुए जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित होना है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान में भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में कोयले का लगभग 55% योगदान है। भारत में 70% से अधिक विद्युत का उत्पादन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। जस्ट ट्रांजिशन में के संबंध में अगले 30 वर्षों में भारत में कोयले के खनन और तापीय विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से कम करने हेतु वर्तमान डॉलर रुपया विनियमन दर पर भारत को कम से कम $1 ट्रिलियन यानी 84 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जस्ट ट्रांजिशन की लागत को निम्नलिखित 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है अवसंरचना के विकास के लिए हरित ऊर्जा लागत यानी 52%, और दूसरी है प्रभावित श्रमिकों और समुदाय को सहायता देने के लिए गैर ऊर्जा लागत जो है 48%। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें कौन सी है। जिला स्तर पर जस्ट ट्रांजिशन संबंधी उपायों को आरंभ करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान, DMF और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधि महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत की दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति LCDC द्वारा मान्यता प्राप्त जस्ट ट्रांजिशन संबंधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। वित्त पोषण हेतु अन्य उपायों में निजी निवेश तथा सार्वजनिक स्रोतों से अनुदान एवं सब्सिडी शामिल है। भारत में कोयला स्थिति। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक तथा कोयला भंडार के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। कोयले के प्रकार। लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिन्स प्रकार और गैर कोकिंग ग्रेड के हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्य हैं ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारतीय कोयले की विशेषता है कि राख की मात्रा अधिक होती है उनमें, लेकिन सल्फर की मात्रा कम तथा राख का उच्च फ्यूजन टेम्परेचर। अब बात करते हैं, विश्व बैंक ने पाथवेज आउट ऑफ द
पॉलीक्राइसिस, पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट में आर्थिक विकास के तीनों आयामों निर्धनता, समृद्धि और ग्रह यानी कि प्लैनेट के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो वैश्विक गरीबी में कमी का रुकना, पॉलीक्राइसिस अथवा बहुसंकट की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान गरीबी में कमी लगभग स्थिर हो गई है। पॉलीक्राइसिस एक ऐसी स्थिति है जहां धीमी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सुभेद्यता में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ पैदा हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति न होना, ऐसा अनुमान है कि चरम गरीबी में रहने वाली वैश्विक आबादी 2030 में घटकर 7.3% हो जाएगी। हालांकि ये विश्व बैंक के 3% के लक्ष्य से 2 गुना अधिक है और संयुक्त राष्ट्र SDGs के गरीबी उन्मूलन लक्ष्य से काफी दूर है। दातव्य है कि 2024 में विश्व में 8.5% लोग चरम गरीबी की स्थिति में रहते हैं। वैश्विक समृद्धि अंतराल यह महामारी के बाद में स्थिर प्रगति और समावेशी आय समृद्धि में मंदी को उजागर करता है। समृद्धि अंतराल यानी प्रोस्पेरिटी गैप वह औसत कारक है जो यह बताता है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन $25 प्रति व्यक्ति के समृद्धि संबंधी मानक पर लाने के लिए आय को कितना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत, चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 431 मिलियन यानी 1990 से घटकर 129 मिलियन 2024 रह गई है। वर्तमान में विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन को चरम गरीबी के रूप में परिभाषित करता है। प्रस्तावित मार्ग और प्राथमिकताएं, तीव्र और समावेशी समृद्धि, इसके लिए श्रम उत्पादकता, आय और रोजगार में वृद्धि करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता, जोखिम प्रबंधन और शमन को बढ़ाकर जलवायु आघातों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही बढ़ती आय और उत्सर्जन को कम करने के बीच के असंतुलन को दूर करने के लिए नीतियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। अब देखते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य से प्राथमिकताएं। तो निम्न आय वाले देश कौन से हैं? इन देशों में मानव, भौतिक और वित्तीय पूंजी में निवेश को बढ़ावा देकर गरीबी में कमी को प्राथमिकता देनी चाहिए। मध्यम आय वाले देश, इनमें ऐसी आय वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सुभेद्यता को कम करती हो और वायु प्रदूषण में कटौती जैसे सहक्रियाओं को बढ़ावा देती है। उच्च आय और उच्च मध्यम आय वाले देश, इन देशों को ट्रांजिशन यानी हरित उपायों को अपनाना, लागतों का प्रबंधन करते हुए शमन प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। ये हुई प्रस्तावित मार्ग और प्राथमिकताएं जो हमने देखी। अब देखते हैं UN वीमेन ने वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वीमेन एंड इन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की थीम हार्नेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, रिजिलियंस एंड ट्रांसमिशन है। यह समग्र लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण में प्रगति, कमियों और चुनौतियों का आकलन करती है। लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक संरक्षण GRSP की आवश्यकता क्यों है? लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण सक्रिय रूप से निम्नलिखित जेंडर विशिष्ट जोखिमों, सुभेद्यताओं और बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। संसाधनों तक महिलाओं की कम पहुंच, महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों की अधिक जिम्मेदारी, लैंगिक हिंसा और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का अभाव आदि। GRSP दृष्टिकोण की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि लैंगिक आधार पर जोखिमों और बाधाओं की प्रकृति एवं तीव्रता अलग अलग होती है। अब डालते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। 2 अरब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे नकद लाभ, बेरोजगारी बीमा, पेंशन या स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है। 63% से अधिक महिलाएं अभी भी मातृत्व लाभ के बिना ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन में आर्थिक बाधाओं जैसे कारकों के कारण जेंडर विशिष्ट जोखिम एवं सुभेद्यताएं और बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट में कई मुख्य सिफारिशें हैं। तो मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, नीतियों और पहलों में लैंगिक अंतराल व पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए। लैंगिक रूप से संवेदनशील रोजगार नीतियों और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करना चाहिए। अकस्मात और दीर्घकालिक संकट के दौरान महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियों एवं पहलों को सक्षम बनाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY,
इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाया जा सके। अब बात करते हैं ब्लू लाइन के विषय में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल सेना ने ब्लू लाइन के पास संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर गोलीबारी की है। ब्लू लाइन क्या है इसके विषय में देखते हैं। इसे 2000 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल द्वारा स्थापित किया गया था। यह दक्षिणी लेबनान के साथ साथ लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में मौजूद है। इसका मुख्य उद्देश्य लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की पुष्टि करना है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित है तथा इजराइल और लेबनान के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। ब्लू लाइन पर कई नीले बैरल्स को लगाया गया है और यह भूमध्य सागर से गोलन हाइट्स तक विस्तारित है। अब देखते हैं नील बेसिन। हाल ही में मिस्र के व्यापक विरोध के बावजूद नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता लागू हो गया है। नील बेसिन के विषय में देखते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जल अपवाह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग का लगभग 10% है। यह नदी दक्षिण से उत्तर तक 11 देशों से होकर गुजरती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं। श्वेत नील यह बुरुंडी और रवांडा से निकलती है और नीली नील यह इथियोपिया से निकलती है। अन्य सहायक नदियां सोबत, अटबारा, बहर अल गजल आदि। बात करते हैं मेचा जिला के विषय में। तो स्पेसएक्स ने मेचा जिला नामक एक नवीन संरचना का उपयोग करके अपनी स्टारशिप रॉकेट को उतारकर अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मेचा जिला के विषय में देखते हैं। रॉकेट को पकड़ने वाली 400 फीट लंबी विशाल संरचना है। यह एक ऊंची संरचना है जो विशाल यांत्रिक भुजाओं से सुसज्जित है। इसकी विशाल भुजाएं सुपर हैवी बूस्टर को पृथ्वी पर लौटते समय बीच रास्ते में पकड़ने का काम करती है। बूस्टर रॉकेट स्टारशिप अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह रॉकेट रिकवरी की एक नई विधि है जो पारंपरिक लैंडिंग तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल और फिर से उपयोग करने योग्य है। देखते हैं संदर्भित दिव्यांगजन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि शारीरिक दिव्यांगता किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 में संदर्भित दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम में भाग लेने से रोकता है। संदर्भित दिव्यांगजनों PWD के विषय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अनुसार PWD वह व्यक्ति होता है जिसमें किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता की पहचान प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा की जाती है और इस दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे अधिक है। सरकार ने PWD के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। तो बच्चों में जो 6 से 18 वर्ष के लिए उनकी निःशुल्क शिक्षा है। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण है और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण है। अब देखते हैं INS समर्थक। भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत INS समर्थक लॉन्च किया गया। इसके विषय में देखते हैं। यह एक बहुत विशिष्ट और कई भूमिका निभाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों और सेंसरों का विकास करने के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टूब्रो द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोतों में से एक है। यह अधिकतम 15 नॉट की गति से चल सकता है। अन्य भूमिकाएं इसमें सतह एवं हवाई लक्ष्यों का प्रक्षेपण व उन्हें उतारना, समुद्री निगरानी करना और गश्त लगाना, मानवीय सहायता प्रदान करना, समुद्री प्रदूषण से निपटना आदि शामिल है। AI उत्कृष्टता केंद्र AICOE। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित 3 AICOE की स्थापना की घोषणा की है। मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इन केंद्रों की स्थापना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। महत्व है इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, नौकरी एवं संपदा सृजनकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी तथा वैश्विक लोक कल्याण के लिए नए प्रतिमान स्थापित होंगे। अब बात करते हैं थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह इजरायल की सहायता के लिए अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड बैटरी सिस्टम प्रदान करेगा। इसके विषय में देखते हैं। इसे लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ एक उन्नत रक्षा प्रणाली है।
यह एकमात्र अमेरिकी प्रणाली है जिसे हीट टू कूल तकनीक का उपयोग करते हुए वायुमंडल के बाहर से और वायुमंडल के भीतर से आने वाले टारगेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह थर्ड बैटरी में 95 सैनिक ट्रक पर लगे लॉन्चर, इंटरसेप्टर, रडार निगरानी और रडार आदि शामिल होते हैं। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS, एक से अधिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए गूगल ने कैलिफोर्निया स्थित कैरोक्स पावर के साथ अपना पहला कॉर्पोरेट समझौता किया है। अब देखते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विषय में। तो ये एक उन्नत परमाणु रिएक्टर्स हैं जिनकी विद्युत क्षमता प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक होती है। अब तक केवल 2 SMR परियोजना यानी एक रूस में और एक चीन में ही परिचालन स्तर तक पहुंच पाई हैं। भारत द्वारा बजट 2024-25 में भारत स्मॉल रिएक्टर्स विकसित करने की घोषणा की गई है। महत्व देखते हैं। ये रिएक्टर कम मात्रा में ईंधन का उपयोग करते हैं, इन्हें कम समय में बनाया जा सकता है और SMRS पर्यावरण में रेडियोधर्मिता के असुरक्षित उत्सर्जन की संभावना को समाप्त करते हैं या काफी कम करने में सहायक है। ये बात हुई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विषय में। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 से 2015 तक। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रशासक और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। इनके विषय में देखते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रमुख योगदान क्या थे उनके? वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने वाली परियोजना के निदेशक थे। इस यान के द्वारा जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे DRDO में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी थे। उन्होंने ग्रामीण समृद्धि के लिए PURA यानी पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना नामक रणनीति देखते हैं इनकी। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और इनग्राइटेड माइंड्स। पुरस्कार और मान्यता भारत रत्न 1997 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला था। ये मूल्य थे ईमानदारी, विनम्रता, दूरदर्शी नेतृत्व आदि। ठीक है, तो ये हुई हमारी आज की मुख्य खबरों की बात। अब मिलते हैं इसी के साथ कल अपनी अगली न्यूज़ के साथ।